अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूँ। एक औरत जो संविधान के मंदिर, जिसको मंदिर कहते हैं, पार्लियामेंट की मेंबर हैं, वो अगर वो एक मंच में खड़ी होकर ये बयान दे रही हैं कि आप तलवार रखिए, हम तो नहीं रख सकते, हमारे इस्लाम ने नहीं सिखाया। तो आपके लिए नहीं था जो नहीं, किसके लिए? जिसके लिए भी बोला गया है, जिसके लिए जो भाई है उनके लिए। तो मेजोरिटी में कौन है? हिंदू हैं, तो क्या हिंदू में लड़ाई होगी? क्या क्षत्रिय में लड़ाई होगी? क्या ब्राह्मण में लड़ाई होगी? कहा कि आप छुरी नहीं, देखिए ये बेवकूफ़ी वाली बात। आप जर्नलिस्ट हैं अशफाक भाई। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है, ऑल आर इक्वल, ठीक है, किसी एक के लिए पर्टिकुलर नहीं बना है। तो हम समझते हैं जिस तरह से आजम खान को पनिशमेंट दिया गया, हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि साध्वी प्रज्ञा को भी पनिशमेंट दिया जाए। बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा ने क्या कुछ कहा है अभी आप सबने सुना है। उन्होंने किस तरह से इस भाषा का प्रयोग किया है कि आप लोग अपने घरों में छुरी को धार करके रखें। क्या एक सांसद जिसने भारत के संविधान पे शपथ खाई हो, जिसने शपथ लिया हो, वो इस तरह की भाषा का प्रयोग कर सकती है? क्या भारत का संविधान भारत की किसी सांसद को इस तरह बोलने की आज़ादी देता है? क्या है आपकी राय इस पर? अपनी बातें रखने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। मेरे बाईं ओर है तौसीफुर रहमान, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जो अक्सर व बेशतर नेशनल मीडिया चैनल पर अपनी बेबाक बातें रखते हैं। मेरे दाएं ओर है एहतसामुल हक सिद्दीकी, जो कि टीएमसी माइनॉरिटी सेल के पश्चिम बंगाल के जनरल सेक्रेटरी है। हम दोनों से इस मुद्दे को लेकर बात करेंगे। पहले तौसीफ साहब हम आपसे बात करेंगे। साध्वी प्रज्ञा, जिन पर मालेगांव बम ब्लास्ट का मामला था, वो जेल भी गई, बहुत सारे मामलात हुए, फिर बीजेपी ने उनको इलेक्शन में टिकट दिया, सांसद बनी, और उनका जो बयान जो अभी वायरल हो रहा है, जिसमें वो खुलेआम कहती है लोगों से कि आप लोग अपने घरों में छुरी को धार करके रखें, और उसके बाद जिस तरह का भाषा जो हम एज ए पत्रकार मैं इसको बिल्कुल नहीं कह सकता, दोहराना भी मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। आपकी क्या राय है? देखिए, पहले तो आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और देखिए अशफाक भाई, ऐसा है कि अभी का जो माहौल है इसमें कोई नई बात नहीं है। साध्वी प्रज्ञा का जो ये बयान है नया नहीं है। मुझे लगता है मोदी के साथ ये बैठकर ही डिस्कस करती हैं, क्योंकि कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी जो होता है, जो उसका सुप्रीमो होता है, मेरे ख्याल से जितने भी स्पोक्स पर्सन होते हैं या एक मंच में जाने के बाद जो बात करते हैं, ये एक डिस्कशन होता है। क्योंकि भारतीय जनता दल पार्टी अपने आप को एक सबसे बड़ी पार्टी कहती है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, और उनका जो एक संगठन है वो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। मतलब कोई भी ऐसे आके कुछ नहीं कह सकता, जाहिर सी बात है, डिस्कस होती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अमित शाह और नरेंद्र मोदी की देख रेख में ये जो छुरी और कांटे और तलवार वाली जो बात हुई है, एक इतने बड़े मंच में, ये उन्होंने अपने कोई प्राइवेट घर पे बैठकर या संवैधानिक जीवन में ऐसे कुछ नहीं कहा। उन्होंने एक मंच में कहा, भगवा पहन के ही कहा, जहाँ भगवा को लेके इतना बड़ा एक आलचन वाली बात हो रही थी, पठान मूवी को भी लेकर, जहाँ हमें भी इज्जत देना पड़ता है भगवा को, सबको, मगर भगवा पहन कर आज वो ये कह रही थी कि आप अपने घर में छुरी और तलवार को तेज़ कर लीजिए। मेरे ख्याल से ये उनका जो मानसिकता है, जो इनके अंदर की जो नफ़रत है, वो बाहर आ रही है। और नरेंद्र मोदी शायद सिखाते होंगे उनको। वो आके एक सेक्युलर की बात करते हैं अलग अलग चैनलों में, मन की बात, हाथ की बात, पेट की बात, दिल की बात, पता नहीं कहाँ कहाँ की बात निकलती है, किस किस तरफ से निकलती है वो मुझे नहीं पता, मगर बातें हैं। तो जब तक अगर साठ घाट ना हो प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री का, मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी बात वो कह के चले जाएंगी। रही बात ये छुरी तेज़ करने की, तलवार निकालने की, देखिए हम इस्लाम को फॉलो करते हैं और उससे भी बढ़कर हम संविधान को फॉलो करते हैं। और जो इंसान संविधान फॉलो करेगा वो अपने जेब में छुरी नहीं रखेगा, वो अपने जेब में तलवार नहीं रखेगा। मैं अपने जेब में फूल रखा हूँ, मेरे दिल में कुरान है, और मेरा कुरान यही कहता है कि अगर कोई आपको एक थप्पड़ मारे तो आप अपनी दूसरी गाल बढ़ा दीजिए। अगर आपके ऊपर अत्याचार होता है तो उसके लिए जिहाद करिए। जिहाद मतलब क्या? कोई नशा करते हैं तो उसको रोकने को भी जिहाद कहते हैं। कोई थप्पड़ मारता है, 4-5 मार दिया, तब आप जिहाद में उतरिए। जिहाद मतलब ये नहीं होता कि आतंकवादी में उतर जाइए। जो एक जिहाद बुराई को रोकना होता है, वही मैं देख रहा हूँ कि एक औरत
जो संविधान के मंदिर, जिसको मंदिर कहते हैं, पार्लियामेंट की मेंबर हैं वो, अगर वो एक मंच में खड़ी होकर ये बयान दे रही हैं कि आप तलवार रखिए, हम तो नहीं रख सकते, हमारे इस्लाम ने नहीं सिखाया। तो आपके लिए नहीं था जो नहीं, किसके लिए? जिसके लिए भी बोला गया है, जिसके लिए जो भाई है उनके लिए। तो मेजॉरिटी में कौन है? हिंदू हैं, तो क्या हिंदू में लड़ाई होगी? क्या क्षत्रिय में लड़ाई होगी? क्या ब्राह्मण में लड़ाई होगी? कहा कि आप छुरी धार नहीं करके नहीं रखे। नहीं, देखिए ये बेवकूफ़ी वाली बात, आप जर्नलिस्ट हैं अशफाक भाई, ये चतुराइयाँ आप कहीं और दिखाइए। आप जो कवर करते हैं, मुझे लगता है आप लोग भी शायद पैसा खाने लग गए। ये जो चतुराई है आप कहीं प्रेस क्लब में दिखाइए और भाजपा के मंच में दिखाइए, आप हमें मत दिखाइए। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर कोई बात ये कह रहा है कि तलवार छुरी रख ली, तो किससे लड़ाई करनी है आपको? अमित शाह को बोलिए आप, किसको बोल रही हैं आप ये बात? ये तलवार आपने किस में कहाँ रखवाना है? आपको किसको मारने के लिए रखवाना है? मंदिर आपने तोड़ना है, मस्जिद आपने तोड़ना है, गिरजा को आपने तोड़ना है, कौन क्या पहनना वो आप डिसाइड करेंगी, कौन क्या खाएगा वो आप डिसाइड करेंगे, कौन कपड़ा कौन सा रंग का पहनेगा वो आप डिसाइड करेंगी। तो तलवार और छुरी की जो बात चल रही है तो आप ही डिसाइड कर रहे हैं, तो किसको आप धमकी दे रहे हैं? आप हमें दे रहे हैं। मेरा तो एक साफ बात है कि आप अगर दिल दे मैं दिल दूं, कलेजा दे तो कलेजा दूं, उंगली दे तो मैं उंगली पकड़ाऊं। अगर आप तलवार की बात करें तो मैं भी आपको चीर दूंगा यहाँ पे खड़ा होकर। तो मेरे अंदर भी तो ताकत है। मगर आप संविधान को अगर फॉलो नहीं करते, मैं संविधान को फॉलो करता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं एक आशावादी इंसान हूँ, मैं महात्मा गांधी को देख के चलता हूँ। मुझे 2 थप्पड़ मारिए, मैं तीसरा भी बढ़ा दूँ, मगर वजह ज़रूर बताइएगा कि आपने थप्पड़ क्यों मारा। मगर आप मुझे अगर आके तलवार दीजिएगा और यहाँ मैं सीने में भोंक दीजिएगा, फिर एक इंक्वायरी होगी कि एक मुसलमान लड़का मर गया, इतना तो बुज़दिल नहीं हूँ मैं। आप तलवार रखिए, मैं फूल रखूँगा। मैंने कुरान पढ़ा है, कुरान में सिर्फ़ और सिर्फ पीस, अमन, शांति का मैसेज है, और गीता में भी यही मैसेज है। मगर भाजपा करने वाले जो कुछ चंद लोग हैं जो भगवा को लेकर जो खेल रहे हैं, उनके दिमाग में क्या है, उनकी दिमागी स्थिति में क्या है, या कितना फ्रस्ट्रेटेड हैं, या गज़वाए हिंद को लेकर डरे हुए हैं, या हिंदुस्तान के मुसलमानों को लेकर डरे हुए हैं कि आज से 20 साल के बाद हिंदुस्तान के मुसलमानों का पॉपुलेशन क्या होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपके अंदर सुस्ती है, आप बच्चा पैदा नहीं करते, हमारे अंदर सुस्ती नहीं है, हमें बच्चा पैदा करने का शौक़ है, क्योंकि हिंदुस्तान की आबादी ऐसी तो बढ़ेगी, क्योंकि हम तो काम करने वाले हैं। काम होगा तो खाएंगे, किसी का बाप का तो नहीं खा रहे हैं बैठ के। तो आपकी जो एक मानसिक स्थिति है ये आपने बयान किया। मेरी मानसिक स्थिति बहुत सिंपल है कि मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, चैनो अमन की एक मुल्क में रहता हूँ, और जहाँ अगर आप ज़्यादती हमारे साथ करेंगे तो ये मेरा वादा है, तौसीफ़ रहमान का वादा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का वादा नहीं है, कि मैं आपको चीरने से 2 कदम भी नहीं हटूंगा, ऊपर से नीचे, जैसे मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहता हूं, और अपने बलबूते पे कहता हूं, और सिंगल हैंडेड कहता हूं। मेरे पीछे ना कोई है, ना आगे ना कोई है, ना मुझे किसी ने कुछ सिखाया है। मगर ज़्यादती तब तक बर्दाश्त करेंगे जब तक एक लिमिट हो। लिमिट पार के बाद कोई ज़्यादती बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा खुद का फैसला है। तो ये थे तौसीफ़ रहमान, जिनके कई ऐसे बात थे जिसको हम खुद इंडोर्स नहीं करते हैं। मेरे सामने एक दूसरे टीएमसी के नेता है एहतशामुल हक सिद्दीकी। एहतशाम साहब, कुछ दिन पहले दिल्ली में एक मीटिंग हुआ था, एक जलसा हुआ था, जिसमें भाजपा के सांसद है परवेश राणा, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि मुसलमानों के साथ किसी भी तरह का कारोबारी रिश्ता नहीं करना है, उनका सामाजिक तौर पर और आर्थिक रूप से बहिष्कार करना है। और अब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बयान कि आप छुरे को धार करके रखें। आप लगातार बीजेपी के एमपीज़ की जो भड़काऊ भाषण, जहरीले बोल, इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, सबसे पहले नमस्कार, आदाब तमाम दोस्तों को हालात बंगाल और न्यूज़ टेक के माध्यम से। देखिए, हमारा देश जो है संविधान से चलता है, हमारा देश जो है संविधान से चलता है। लेकिन ये जो अभी भारतीय जनता पार्टी की इन्होंने जिस हिसाब से साध्वी प्रज्ञा का जो बयान आया, ये समझ लिए कि इतना, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि इस तरह का जो वर्ड का उन्होंने प्रयोग किया है, ये समझ लिए कि हमारे देश के लिए ये शर्म की बात है। इसलिए कि मानवता जो है ये शर्मसार हो जाती है। इसलिए कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब वो चुन करके उनको जब 16 लाख की जब कंस्टिट्यूंसी होती है, वोटर्स होती है, वहाँ जो इनको नॉमिनेट करके चुन कर भेजा जाता है, जो हमारे वहाँ सबसे बड़ा मंदिर जो है समझ लिए पार्लियामेंट हमारी मंदिर है, वहाँ जब शपथ लिया जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हैसियत से, तो उन्होंने सब संविधान को सारी बात को उन्होंने ये करते हैं, शपथ लेते हैं कि हम देश के हर वर्ग के लोगों को, हर जात के, तो इस तरह का बयान जो हम समझते हैं, मैं उनकी कड़ी निंदा, कड़ी आलोचना करता हूं।
अभद्र भाषा, इस तरह की टिप्पणी उन्हें नहीं करनी चाहिए। वो उन्होंने अपनी गरिमा, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की गरिमा को शर्मसार किया है, वो भारत की गरिमा को, आज पार्लियामेंट का गरिमा को उन्होंने शर्मसार किया है। ऐसे क्या है, हमारे देश जो मतलब कहा जाता है कि भारत देश महान, इसमें क्या होगा कि अगर इस तरह की जो वातावरण हमारे बाहर में जब लोगों पर जाएगी तो इससे क्या होगा, हमारा देश का समझ लिए कि बहुत ही लोग दूसरे निगाह से देखेंगे इसको। इसलिए कि इस तरह का खासकर अगर इस तरह की ये बात करते 80% या 20% वाले को, मतलब उनका मुखातिब है कि छुरिया धार हिंदू भाइयों को वो मतलब वर्गला रहे हैं, तो देखिए अगर आप इतना हिंदू भाई के प्रति हमदर्दी रखते हैं तो आप क्यों नहीं 2014 से पहले आपने कहा था कि हम सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था, और आपने कहा था कि 2014 में अगर आप लोग हमारी सरकार अगर लाते हैं तो हम काला धन को वापस लाएंगे, और जो आप पेट्रोल 70 रुपये का ले रहे हैं उसको हम 35 रुपये कर देंगे। तो मैं आपको माध्यम से, चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, जो सिलेंडर जो 400 रुपया था, जो स्मृति ईरानी उन्होंने समझ लिए कि चूड़ी पहन करके एकदम पूरा वो विरोध किए थे, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि आप एक काम कीजिए ना, मुसलमान भाई जो है ना, हम मुसलमान हैं, हम 20% या 10% या 15% है, हम लोग 1100 में सिलेंडर लेने के लिए तैयार है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँ, अगर वो सत्यता, अगर वो हिंदूवादी है, अगर हिंदू के लिए वो अगर सपोर्ट करते हैं, मोहब्बत है, प्यार है उनको हिंदू भाइयों के लिए, मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर लूँगा। इसलिए कि यहाँ हम अल्पसंख्यक है, हमारा बड़ा भाई, मैं हमेशा ये मानता हूँ, हम लोग राजनीति करते हैं, हमेशा हम हिंदू भाई को हम बड़े भाई मानते हैं। इसलिए कि देखिए कि हम लोग यहाँ हर चीज़ मतलब मिलजुल के करते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप एक काम कीजिए, आप 400 का सिलेंडर जो था तो आप हमारे हिंदू भाई के लिए 200 रुपये कर दिए, मैं 1100 रुपये लेने के लिए तैयार हूँ। आप जो 106 रुपये लीटर हम लोग पेट्रोल जो खरीद रहे हैं, आप उस ज़माने में 70 रुपया था, तो आप 30 रुपया कर दिए, मैं 105 में लेने के लिए मैं मोहम्मद एहसान लग तैयार हूँ। हमारे बड़े भाई जो हिंदू भाई अगर रहेंगे उनके लिए 30 रुपये कीजिए, तब समझेंगे हम कि आप मतलब हिंदू। ये कैसे हो सकता है, एक सामान का दो दाम? नो प्रॉब्लम। इस तरह का हम दो दाम का मतलब ये है कि मुसलमान के अंदर इतना बड़ा दिल है, मैं उसी हिसाब से बोल रहा हूँ। आप हमें जिस तरह से आप जो हमको ये कर रहे, तो हम एक्सेप्ट करने के लिए हर चीज़ का तैयार है। इसलिए कि देश के हित में जो हमारा फ़ायदा होगा वो सब हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन इस तरह का एक तो समझ लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस तरह की भाषा मतलब प्रयोग करना, ये शर्मसार हमारी जो है। हम सब एक सवाल है कि आज़म खान उनका MLA-शिप उनका खारिज हुआ, ये बोल के कि उनकी जो बातें हैं बहुत भड़काऊ थी। क्या यही पैरामीटर साध्वी प्रज्ञा पे भी लागू होना चाहिए? बिल्कुल हम चाहते हैं इस तरह का मतलब पैरामीटर जो आपने कहा इसी तरह का समझ लिए कि लागू होना चाहिए। इसलिए कि ये जो है, आप देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है, ऑल आर इक्वल, ठीक है, किसी एक के लिए पर्टिकुलर नहीं बना है। तो हम समझते हैं जिस तरह से आज़म खान को पनिशमेंट दिया गया है, हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि साध्वी प्रज्ञा को भी पनिशमेंट दिया जाए। लगातार भाजपा के जो सांसद है भड़कीले बयान दे रहे हैं, क्या लगता है इसका ताल्लुक 2024 में होने वाले जो चुनाव से है? नहीं, देखिए इनका जो भड़कीला बयान है, मैं सबसे पहले स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल क्लीन साफ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इनके जितने भी भगवादारी जो बयान हैं, जो ये रिलीजन को लेकर बयान देते हैं, मैं अपने हिंदुस्तान के सारे हिंदू को समझाना चाहता हूँ, और को समझ भी है कि उनको बचाने के लिए नहीं है या उनके फेवर में कोई ये बात नहीं कर रहे। ये पूरे विश्व में जितना हिंदू बदनाम हुआ है, और मैं अपने अफसोस करके मैं बता रहा हूँ, जितना हिंदू बदनाम हुआ है मोदी के टेन्योर में, उनके रेजिम में, आज तक हिंदू इतना बदनाम नहीं हुआ। और ये बहुत अफसोस की बात है कि एक इतना एंशिएंट रिलीजन, इतनी पुरानी रिलीजन जो सभ्यता से भरी हुई है, जो वे ऑफ लिविंग से भरी हुई है, आज उसको बदनाम करने में, बेइज्जत करने में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, साध्वी प्रज्ञा और उनकी पूरी जो बटालियन है, इन्होंने कसम खा लिया है कि अगर किसी ज़ात को बदनाम करना है तो हिंदू ज़ात को बदनाम करना है, क्योंकि उनको वोट चाहिए, चाहे वो मर्डर करके हो, चोरी कर हो, कोविड में अननेसेसरी डोनाल्ड ट्रंप को लेके करना हो, चाहे वो जैसे भी करे, वो बदनाम करेंगे हमारे हिंदू भाइयों को। और जब मैं ये वर्ड यूज़ करता हूँ, मैं दिल से यूज़ करता हूँ कि मैं भी चीर दूंगा, तो मैं अपने हिंदू भाइयों को नहीं बोलता, मैं साध्वी प्रज्ञा जैसे लोगों को बोलता हूँ, मैं अमित शाह जैसे लोगों को बोलता हूँ। वो होंगे अपने गृह मंत्री, मुझे से कोई मतलब नहीं। हाँ सर होंगे, सर होंगे, वो होंगे, मेरे नहीं, मैं नहीं मानता उनको।
मैं ऐसे लोगों को नहीं मानता हूं जिनके ऊपर मर्डर केसेस है, जिनके ऊपर चोरी के केसेस हैं, जो गुजरात राइट में इन्वॉल्व है, जो मंदिर मस्जिद तोड़ने में इन्वॉल्व है। मैं ऐसे लोगों को नेता, अपना मंत्री, अपना लीडर, वो भी देश का, मैं नहीं मानता। ये सिंपल है। और मुझे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये संविधान देता है कि अगर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं है, आई कैन कम ऑन द कैमरा, आई कैन स्पीक अबाउट इट एंड आई कैन कीप माई ओपिनियन एज मच एज आई कैन। अगर, मैंने आपको हमेशा कहा, अगर तौसीफ़ रहमान को अरेस्ट करना है, अगर तौसीफ़ रहमान को कोई भी केस देना है, ये मेरा इंडिविजुअली स्पीच है, ये मेरा इंडिविजुअली ओपिनियन है। आप आएँ, मुझे अरेस्ट कर ले, मुझे कबूल है, पर मेरी ज़ुबान आप नहीं काट सकते। जो मेरा राय है, जो मेरे दिल की आग है, जो जली हुई है, जो पूरे हिंदुस्तान को, इस भारत को जो बेइज्जत करने में जो लोग तुले में हैं, मैं ये तब तक बोलूँगा जब तक ये दोनों इंसान इस मुल्क से हटता नहीं। मेरी ज़बान चलती रहेगी। इसको एक्शन आप ले, आप इंडोर्स करें, नहीं करें, चाहे जो हो जाए, मैं कहता रहूँगा। 2014 से लगातार जहर फैलाई जा रही है। कुछ तो मीडिया है, सब गोदी मीडिया कह सकते हैं, और कुछ इस तरह के नेता। क्या लगता है इस पे देखिए, लगाम का? सबसे सबसे बड़ी बात है कि आज हमें दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि देश का जो चौथा स्तंभ मीडिया समझ लिए कि आज देश को बर्बाद करने में हम समझते हैं कि आप लोगों को हो सकता है कि बुरा लगे, लेकिन सबसे बड़ा, देश से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता है। इसलिए कि हमारे पूर्वजों ने देश के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, भुलाया नहीं जा सकता है। और ऐसे जो पाखंडी मीडिया जो पैसे ले करके समझ लिए दिन भर मोदी के देश जो बर्बाद हो रहा है, और दिन भर समझ लिए भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी की तारीफ़ कर रही है, तो ये सबसे बड़ा जो हम समझते हैं कि अगर इसका मतलब अगर दोषी अगर कोई है, तो भारतीय जनता पार्टी से अगर ज़्यादा दोषी अगर आएगा, तो वो मीडिया, जो बिकने वाले मीडिया जो है, उनका दोष है। इसलिए कि देश को सभी से सभी लोगों को प्यार करना चाहिए। देश से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता है। तो हमें ये बहुत तकलीफ़ वाली बात है कि देश की मीडिया इतनी बिकाऊ इस तरह से गिर गई है कि जितना बरेली के बाज़ार में झुमका भी नहीं गिरा है, उससे ज़्यादा समझ लिए कि मीडिया गिर गई है। तो ये बहुत अफसोस की बात है। तो सिर्फ 8 साल में समझ लीजिए कि सिर्फ 8 साल में अशफाक भाई रेलगाड़ी से बैलगाड़ी चलने की नौबत आ गई है। 8 साल में रेलगाड़ी से बैलगाड़ी चलने की नौबत आ गई है। अगर 70 साल दिए होते तो मानव से आदि मानव बन जाते। कितनी बड़ी बात है, अफसोस की बात है। तो देखिए, मैं आपके चैनल के तमाम माध्यम से मैं कहूँगा कि देश सर्वोपरि है। हम लोगों को एकता, अखंडता, भाईचारा बना करके रख करके देश के हित में, और आने वाला जो 2024 है, हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने मतलब ये संकल्प ली है कि इस बार जो है हम मोदी को वहाँ से सत्ता परिवर्तन करके दिखलाएंगे और दम लेंगे। हम लोग उन्हीं के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, और मैं वादा करता हूँ कि 42 सीट हमारे यहाँ है। 42 में मैं कम से कम ये आशा करता हूँ कि हमारी जनता, जो हमारी नेत्री ममता बनर्जी जो है, जो सबका साथ मोदी बोलते हैं, लेकिन समझ लिए कि आज हमारी ममता बनर्जी जो है सबके लिए काम करती है। तो मैं 42 से मैं 40 सीट, हम यहाँ की जनता, हमें पूरी उम्मीद है कि 2024 में, इसलिए कि मोदी एक हानिकारक प्रधानमंत्री है। देश के जनता उन्हें समझ लिए कि मजबूरी के तौर पर उनको मतलब ये कर रहे हैं, लेकिन इस बार 2024 में उखाड़ के फेंकेंगे। और मैं आपके चैनल्स के माध्यम से एक बात और कहूँगा कि देखिए, कहीं न कहीं दाल काला जो शब्द आता है, आज एक गद्दी पर बैठे हुए किसी भी जनता का नहीं, किसी भी नेता का नहीं, किसी भी पार्टी का नहीं, हर जगह ईडी सीबीआई इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपके पास हथियार है। हमें लगता है कि ईवीएम के जरिए इन ये ज़बरदस्त तरीके से खेल खेलते हैं। हम तमाम भारत की जितनी भी पार्टियाँ हैं, तमाम पार्टियों को ये आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि हम सबको और तमाम आम नागरिक को आवाज़ उठाना चाहिए कि ईवीएम पर बैन लगाया जाए। ईवीएम अगर बैन होता है तो ये मुखी के बल गिरेंगे। ये इतना हमें ये क्या एक्सपेक्ट है कि मतलब मुंह के बल गिरेंगे, उम्मीद है ये। और हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहेंगे कि सबसे बड़ा देश को अगर बचाना है तो मोदी को हटाना होगा, नहीं तो देश का क्या होगा। कटोरा लेकर के आम जनता जो है ना, जिस तरह से देखिए कि
खाने के हर चीज़ में गब्बर सिंह टैक्स लग रहा है। सोचने वाली बात है, गब्बर सिंह टैक्स कभी आज तक ऐसा हुआ था? आप बाहर के कंट्री में जाइएगा तो अमीरों से पैसा ले करके गरीबों को दिया जाता है, लेकिन यहाँ हमारा देश में देश के गरीबों का पैसा अमीरों को, अडानी और अंबानी जैसे लोग के तिजोरी भर रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी दुख की बात है। ऐसी सरकार रहने से फ़ायदा क्या, जहाँ आम नागरिक भूखे हो, आम नागरिक बदहाल हो, आम नौजवान को नौकरी नहीं मिले, लोगों को रोजगार नहीं मिले, तो इससे मतलब बद से बदतर और क्या हो सकता है। तो हम समझते हैं कि वो वक्त है कि अभी बदलाव 2024 में हर हाल में यहाँ के हम तमाम लोगों को कहेंगे कि बदलाव लाना चाहिए और तमाम पार्टी को एक जा हो करके समझ लिए कि ईवीएम के खिलाफ बाइकाट कर करके आप बैलेट का जरिया वोट करें, तो समझ लिए कि मोदी जी के समझ लिए तमाम जो है उनकी जो बड़ी बड़ी बातें, उनकी जो बड़ी बड़ी बातें हैं सब धराशाही, जिस तरह से रेत में घर बनाता है उस तरह से मोदी जी की तमाम बातें ढह जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया।